Hello guys, I'm Ashi and welcome back to my channel Twisted Truth with Ashi। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के केस की ओर। हमारा आज का केस 3 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है: पावर, जेलसी और मर्डर। एक पॉलिटिशियन की वाइफ को जलाकर मार दिया गया, पर क्यों और कैसे? और जब पुलिस साइट पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो एक अलग कहानी बयां कर रही थी। एक कहानी जो प्योर गुस्से और जुनून की थी। एक कहानी जो उस डरावने क्राइम को छुपाने के फिजूल कोशिश की थी। 2 जुलाई 1995 न्यू दिल्ली के वीरान और खामोश अशोक रोड पर कुछ आवारा कुत्ते घूम रहे थे। रात के 11 बज रहे थे और एक होटल से काले धुएं के बादल उस रात के आसमान में छा रहे थे। कांस्टेबल अब्दुल नासिर कुंजू की पोस्टिंग कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में थी। उस दिन उनकी नाइट ड्यूटी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। कुंजू एक ईमानदार आदमी थे और अपना सारा काम समय पर पूरा करने में बिलीव करते थे। उस रात उन्होंने 11 बजे से 10 मिनट पहले अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया और अपने रात के पेट्रोलिंग पार्टनर होम गार्ड चंदेरपाल जी से मुलाकात की। कुंजू ने उनसे पूछा, चंद्रपाल, क्या तुम पेट्रोलिंग के लिए तैयार हो? और दोनों अशोक रोड के लिए निकल पड़े। रात के कुछ 11:15 बज रहे थे जब वो अशोक यात्री निवास होटल के पास वाली लेन में पहुंच चुके थे। तब उनकी नज़र उस होटल कंपाउंड से निकलते हुए काले धुएं की ओर गई। दोनों उस होटल के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचे। भाई, ये बगिया रेस्टोरेंट से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? उन्होंने पूछा। हम इलेक्शन के पुराने पोस्टर्स जला रहे हैं। एंट्रेंस पर एक आदमी ने उन्हें रोका। आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तसल्ली मिलने पर कुंजू ने उन्हें सावधान रहने को कहा और वो वहां से चले गए। वो उस एरिया में पेट्रोलिंग कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने एक औरत को आग आग चीखते हुए सुना। कुंजू वहां से जा चुके थे, पर जब उन्होंने इस औरत की चीख सुनी तो उन्होंने दोबारा चेक करने का फैसला किया। दोनों जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक सब्जी वाली उस बगिया रेस्टोरेंट से निकल रहे धुएं की ओर इशारा कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी और वो चीख रही थी कि होटल में आग लग गई है। दीवारों के ऊपर उठता हुआ धुआं और बड़ी आग की लपटें देख कुंजू तुरंत पास के टेलीफोन बूथ की ओर दौड़े। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहा, लेकिन टेलीफोन बूथ बंद था। कुंजू जब होटल की पीछे वाली दीवार से कूदकर बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे तो उनकी नज़र एक ह्यूमन बॉडी पर पड़ी जो कि तंदूर से आधी बाहर लटक रही थी। कुंजू और चंदेर ने बाल्टी से पानी डालकर उस तंदूर की आग बुझाई और पाया कि वो एक फीमेल की बॉडी थी जिसके लोअर पार्ट की स्किन मेल्ट हो चुकी थी। सो गाइस, यू आर वॉचिंग द तंदूर मर्डर केस। क्या आप जला रहे हो? कल लगा रही माँ, तो बड़ी पंतानी है। मतलब कि मुर्गा जला रहे हो क्या बकरा जला रहे हो? नहीं, अब तो जब बड़ी पंतानी है। मैंने कि भैया, मैंने कि इसमें मुर्दा फूक रहा है। मैं इतनी कह के आकर लौट। एक इंटरव्यू में याद करते हुए उन्होंने कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें एम्बर्स में एक ह्यूमन बॉडी मिली जो ऐसा लग रहा था कि एक औरत की बॉडी थी जिसका पैर पार्शियली जल चुका था और उसके इंटेस्टाइन्स बाहर निकल आए थे। पीछे साइड से होटल का बैक साइड से जो दीवार है, करीब 8-8.5 फुट का वो दीवार है, वो दीवार फांद कर मैं अंदर गया तो जो दूसरा जो अक्यूज्ड है, जो केशव कुमार है, वो आग को तेज कर रहा था, कोई बल्ली से उलट पुलट कर रहा था। उससे भी मैंने पूछा, भाई साहब, आप आग बुझाने की वजह आप तेज क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने भी ये जवाब दिया कि हम पार्टी के बैनर वगैरह जला रहे हैं, कुछ नहीं है। इतने में ही मेरा नजर पड़ा उस
गिलास के ऊपर जिसका आंतड़ी बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। तो मुझे डाउट होने पर मैंने केशव से पूछा, भाई साहब ये क्या है? तो केशव ने बोला ये बकरा बूंद रहा है। लेकिन मैं जो अंदड़ी देखा वो बकरे का अंदड़ी से डिफरेंस थे। तो मैं तसल्ली से जाके, वो तंदूर काफी बड़े थे, उस तंदूर के पास जाकर देखा, बल्ली से उसको थोड़ा हटा के देखा तो वो एक लेडी की लाश थे, जिसका हाथ पैर सब जल चुके थे। मेन कल्प्रिट फरार हो चुका था। एसीपी अशोक कुमार और सीपी मैक्सवेल परेरा अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ क्राइम सीन पर पहुंचे। अगले दिन की हेडलाइंस ने कैपिटल को चौंका दिया। एक रेस्टोरेंट के तंदूर में एक ह्यूमन बॉडी जलाई जा रही थी और ये बॉडी नैना साहनी की थी। 29 साल की नैना का मर्डर कैसे हुआ और उसे एक रेस्टोरेंट के तंदूर में कैसे जलाया गया, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाकर नैना के हस्बैंड सुशील शर्मा के राइजिंग पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना होगा। लोगों का मानना था कि सुशील का जन्म पॉलिटिक्स में जाने के लिए ही हुआ था, लेकिन वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता एक बैंक क्लर्क थे और उस घर में एक लौते कमाने वाले भी। सुशील कॉलेज टाइम से ही स्टूडेंट लीडर के फॉर्म में पॉलिटिकल सीन पर एक्टिव था। कई लोग उसे ढीठ और बेशरम आदमी मानते थे, पर इमरजेंसी के बाद कुछ ही सालों में वो रैंक्स में ऊपर उठ गया था। कांग्रेस के स्टूडेंट वर्कर्स उसे चाकूमार कहते थे, क्योंकि वो कैंपस के राइवल स्टूडेंट लीडर्स के पोस्टर्स चीर देता था। उसका एटीट्यूड बढ़ते जा रहा था और उसने एक लाइसेंस 0.32 रिवॉल्वर भी रखना शुरू कर दिया। सुशील अपने राइवल्स के किडनैपिंग के लिए भी जाना जाने लगा और उसका नाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अचानक हर तरफ उछाला जाने लगा। सुशील 1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट से दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस चीफ बन चुका था। वो एक स्मार्ट आदमी था और जानता था कि उसे किससे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं और किससे दूर रहना है। वो एक डेडिकेटेड पार्टी वर्कर था और यही उसकी मुलाकात 1989 के आसपास नैना साहनी से हुई। नैना साहनी भी सुशील की ही तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वेल्थ और स्टैचर में जो कमी रह गई थी वो उसने अपने ड्रीम्स और एम्बिशन से पूरी कर दी थी। नैना को हमेशा से ही पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन नैना और उसके फ्रेंड्स दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की कैंटीन में चाय पी रहे थे। वो अभी अभी NSUI की ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वीनर बनी थी। उसकी एक फ्रेंड ने नैना की ओर मुड़कर कहा, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो नैना, तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही हो। सब हंसने लगे और उनका डिस्कशन उनके फ्यूचर हस्बैंड्स पर आ गया और सब इस बात पर अग्रीड थे कि नैना पर उसके हस्बैंड का कभी भी डोमिनेशन नहीं होगा। नैना ने फिर कुछ टाइम के लिए पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने का सोचा। वो कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, इसीलिए वो पायलट लाइसेंस लेने चली गई। और वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स आपको हंटर बना देता है, एंड वंस यू टेस्ट द ब्लड तो आप उससे दूर नहीं रह सकते। इसीलिए नैना वापस जल्द ही लौट आई और 1989 में उसने दिल्ली यूथ कांग्रेस को एज ए जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन कर लिया। नैना ने कांग्रेस में कई लीडर्स और पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया और इसी दौरान वो मतलूब करीम को डेट करने लगी। लेकिन सुशील शर्मा ने पहले ही नैना को स्पॉट कर लिया था और उससे अट्रैक्ट हो चुका था। हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेरी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्शन है, नैना ने करीम का हाथ अपनी हाथों में लेते हुए कहा। करीम ये जानता था कि उसका रिलीजन ही वो वजह थी जिससे नैना के पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन थी। वो दोनों अलग हो गए। करीम का दिल टूट गया, पर वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे।
इस बीच सुशील ने नैना को इम्प्रेस करना जारी रखा। अब नैना, क्योंकि अभी अभी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से बाहर आई थी, वो रीबाउंड के फॉर्म में सुशील से अट्रैक्ट हो जाती है। एक तरफ उसने सुशील को डायनामिक, आउटगोइंग और कॉन्फिडेंट पाया, वहीं दूसरी तरफ सुशील नैना की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो चुका था। और नैना ने अपना फाइनल डिसीजन तब लिया जब उसकी आंटी के एक लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने में सुशील ने नैना की हेल्प की। नैना और सुशील ने 1993 में दिल्ली के बिरला मंदिर में शादी कर ली, लेकिन सुशील इस शादी को एक सीक्रेट रखना चाहता था। उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि मैं इस शादी को तभी एक्नॉलेज करूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। यहाँ तक कि पीतमपुरा में उनके नेबर्स को भी नहीं पता था कि सुशील मैरिड है। इनफैक्ट सुशील के फादर अक्सर ये कहकर सिचुएशन को और ज़्यादा कंफ्यूज कर देते थे कि वो अपने बेटे को शादी करते हुए देखना चाहते हैं, जबकि वो सुशील और नैना की शादी में प्रेजेंट थे। ये एक वेल केप्ट सीक्रेट था। लेकिन इस शादी में जल्द ही कड़वाहट भर गई। सुशील को अपना पावर दिखाना और दूसरों को डोमिनेट करना बहुत पसंद था, और नैना, वो तो कभी सबमिसिव टाइप की थी ही नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट वुमन थी और वो अपना करियर और ग्लोरी चाहती थी। करीम के अकॉर्डिंग उसकी एक्स लवर नैना अक्सर उसे रोते हुए फोन करती थी और बताती थी कि कैसे सुशील हर रोज पीकर उसे मारता था और उसे अपने गोल मार्केट के रेंटेड फ्लैट में बंद कर देता था। एक इंस्टेंस तो ऐसा भी था जब उसने नैना को डराने के लिए अपनी गन उसके चेहरे पर फिराई और डेलिबरेटली मिस फायर कर दी। सुशील इतना स्मार्ट था कि उसने बाहरी दुनिया के लिए अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी बना रखी थी। उसने खुद को एक सॉफ्ट स्पोकन, नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर पोर्ट्रे किया था, जो कि डेली छतरपुर मंदिर जाता था। उसने लाख कोशिश की अपनी इमेज क्लीन करने की, लेकिन लोग उसे लेडीज मैन कहते थे। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में मनिंदर सिंह बिट्टा, जो कि यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट और सुशील के राइवल थे, उन्होंने कहा कि सुशील ऑफिस बेरर के रूप में सिर्फ लड़कियों को ही अपॉइंट करता है। और करीम ने कहा कि सुशील ने कभी भी किसी भी लड़की को किसी भी फेवर के लिए कभी मना नहीं किया। क्या तुम ईला के साथ इन्वॉल्व्ड हो? नैना ने गुस्से और शक के टोन में सुशील से पूछा। नैना ने कई बार अपने पति सुशील और एक बिजनेसमैन की एक्स वाइफ ईला के अफेयर्स के रूमर्स सुने थे। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर अबाउट मी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, जो भी तुम मेरे बारे में सुनो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। सुशील ने फ्रस्ट्रेटेड नैना को रिप्लाई दिया। नैना जानती थी कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा था। वो जानती थी कि उसके पति ने ईला को पार्लियामेंट्री टिकट दिलाने का प्रॉमिस कर उसे टेम्प्ट किया था। इनफैक्ट जर्नलिस्ट अर्चना जहागीरदार ने अपने 31 जुलाई 1995 के इंडिया टुडे आर्टिकल में ईला के बारे में ये भी मेंशन किया था कि रूमर्स है कि ईला सुशील के बच्चे की मां थी। नैना समझ चुकी थी कि अब इस सीक्रेट मैरिज में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। एक शाम अपने घर की खिड़की के पास बैठ वो एकटक बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर होपलेसनेस और हाथ में ब्लडी मैरी ड्रिंक थी। आई एम मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। नैना ने अपनी ड्रिंक की सिप लेटते हुए ये डिक्लेयर किया। क्यों, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुशील ने फ्रस्ट्रेशन में नैना से पूछा। मुझे इंडिपेंडेंट रहना है और अपना एक एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करना है। नैना ने सुशील की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया।
और इन सब में तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम्हारा एक्स लवर करीम? नैना ने गौर किया कि अब सुशील का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो नैना को गुस्से से घूर रहा था। क्या फर्क पड़ता है? नैना ने जवाब दिया। नैना के सुशील को छोड़कर अब्रॉड जाने के डिसीजन ने सुशील के गुस्से को आग दे दी थी और नैना की अपने एक्स लवर करीम से बढ़ती करीबी सुशील के जेलसी को अलग लेवल पर बढ़ा रही थी। सुशील का ईगो अब चोट खा चुका था। अपने घर वापस पहुंचते ही वो नैना को एक कॉल डिस्कनेक्ट कर फोन का रिसीवर नीचे रखते हुए देखता है। नैना के एक हाथ में उसका ड्रिंक था। वो अपने ड्रिंक का एक सिप लेती है और पीछे मुड़ती है। सुशील उसके सामने खड़ा था। नैना के लिए सब कुछ नॉर्मल ही था, इसलिए वो सुशील को ड्रिंक ऑफर करती है, जिसे वो इग्नोर कर सीधा अपने घर के टेलीफोन के पास जाता है, रिसीवर उठाता है और रीडायल बटन प्रेस करता है। सामने से उसे एक आदमी की आवाज आती है, हेलो नैना। सुशील तुरंत समझ जाता है कि ये करीम की आवाज थी। अपने शक को सही होता देख सुशील का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने नैना को कन्फ्रंट किया और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। बीच आर्ग्यूमेंट में अपना कंट्रोल खोकर सुशील अपनी गन निकालता है और क्लोज रेंज पे बैक टू बैक 3 शॉट्स फायर करता है। पहली बुलेट नैना के गले पर लगती है, दूसरी उसके सर पे और तीसरी मिस हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में नैना अपने पीछे पड़े हुए बेड पर गिर जाती है और सुशील को रियलाइज होता है कि उससे क्या हो गया था। सुशील को अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं था। इनफैक्ट वो तो ये सोच रहा था कि उसे जल्द ही नैना की बॉडी से छुटकारा पाना होगा। वो उसकी बॉडी को उसी बेडशीट में लपेट देता है जिस पर वो गिरी थी, पर वो बेडशीट उसके बॉडी से बहते खून को रोक नहीं पाता। इसीलिए वो जाता है और अपने डाइनिंग टेबल से प्लास्टिक कवर निकाल ले आता है और उसी कवर में अब वो नैना की बॉडी लपेट देता है। उसे अब उसकी बॉडी डिस्पोज करनी थी, इसीलिए वो अपने फ्लैट से नीचे उतरता है, अपनी कार को रिवर्स करके बिल्डिंग के सीढ़ियों पे ले आता है और नैना की बॉडी को घसीटते हुए फर्स्ट फ्लोर से नीचे लाकर अपने कार में भर देता है। और यही नहीं, वो उसकी बॉडी को कार में छोड़कर वापस अपने फ्लैट में जाता है। एक फ्रेश कुर्ता पहनता है क्योंकि उसके पहने हुए कुर्ते पे नैना के खून के धब्बे थे। सुशील अब नैना की बॉडी अपने कार में लिए बिना किसी आइडिया बस ड्राइव किए जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। ड्राइव करते करते उसके दिमाग में बॉडी से छुटकारा पाने का एक ईवल प्लान आता है। वो अशोक यात्री निवास होटल के बगिया रेस्टोरेंट के सामने जाकर अपनी कार पार्क कर देता है। सुशील इस रेस्टोरेंट का पार्टनर था और साथ ही साथ वहां के मैनेजर केशव का अच्छा दोस्त भी था। रात के 10:15 बजे के आसपास सुशील बगिया रेस्टोरेंट पहुंचकर अपनी कार विंडो नीचे करता है। केशव की नज़र सुशील पर पड़ती है और वो दौड़कर उसके कार के पास जाता है। सुशील केशव से डिमांड करता है कि वो तुरंत रेस्टोरेंट खाली कर उसे बंद कर दे। वो केशव से कहता है कि कस्टमर्स और स्टाफ से कहो कि वो तुरंत इस जगह को खाली करके चले जाए। केशव को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, पर सुशील का फ्रस्ट्रेटेड मूड देखकर वो उसे कुछ ना पूछना ही सही समझता है। जब केशव रियलाइज करता है कि उस कार में क्या था तो उसे नॉशियस फील होता है, पर सुशील केशव को डांटते हुए उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। अब वो दोनों एक तिरपाल पर नैना की बॉडी रख उसे घसीटते हुए रेस्टोरेंट के अंदर ले जाते हैं और केशव की पहरेदारी में सुशील नैना की बॉडी को तंदूर में फिट करने की कोशिश करता है। क्योंकि नैना की बॉडी तंदूर में फिट नहीं होती, सुशील नैना के दोनों पाँव को घुटनों के नीचे से
और दोनों हाथों के निचले हिस्सों को काट देता है और उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कर तंदूर में फिट करने की कोशिश करता है। केशव सुशील को रेस्टोरेंट के किचन से घी लाकर देता है, जिसकी मदद से सुशील तंदूर को जलाता है। उसे अब अपने सारे सबूतों से जल्द छुटकारा पाना था, पर अब किचन से सारा घी खत्म हो चुका था। इसलिए केशव जाकर किचन से बटर ले आता है, पर अब बटर भी कम पड़ रहा था। तो दोनों डिसाइड करते हैं और तंदूर में अब पेपर्स डालने लगते हैं। यही वो समय था जब तंदूर की आग अब बढ़ने लगती है और उस आग की बढ़ती लपटों को कुंजू, सब्जी वाली और चंदेर ने देख ली थी। जब तक पुलिस वहां पर पहुंची, सुशील वहां से बचकर भाग निकला था, पर केशव ने डर से तुरंत ही कन्फेस कर लिया। पुलिस ने अब सुशील शर्मा को ढूंढने के लिए एक बड़ी सर्च ऑर्गेनाइज की। वहीं मतलूब करीम ने नैना की बॉडी को उसके नोज स्ट्रक्चर और हेयर स्टाइल से पहचान लिया था। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि नैना की डेथ जलने और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण हुई थी, जो कि शॉकिंग था, क्योंकि ये उस कहानी से बिल्कुल ही अलग था जो केशव ने अपने कन्फेशन में सुनाई थी। इसीलिए नैना का दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ऑर्डर पास कराया जाता है, जिसमें 3 डॉक्टर्स की टीम थी जो 3 अलग अलग हॉस्पिटल से बिलोंग करते थे। दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सच्चाई सामने आई कि नैना पर 2 गोलियां चली थी और उसकी डेथ उन बुलेट इंजरीज की वजह से हुई थी, जिससे ये कंफर्म हुआ कि ये एक मर्डर केस था। ये केस सक्सेसफुल सेकेंड ऑटोप्सी का एक लैंडमार्क एग्जाम्पल बन गया। 9 दिन बाद सुशील ने बैंगलोर में सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि उसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो तीर्थ यात्रा पर दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उसके कहानी के अकॉर्डिंग वो 2 जुलाई की सुबह ही दिल्ली से निकल चुका था DLY की टैक्सी में। ये टैक्सी नैना ने ही उसके लिए अरेंज की थी। वो उस टैक्सी से पहले अजमेर गया और फिर जयपुर। पर जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो अजमेर में कौन से मंदिर गया था, तो वो जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा, मैं रात के समय में मंदिर गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन सा मंदिर था। उसने आगे ये बताया कि वो जयपुर से फ्लाइट लेकर मुंबई आया और फिर मुंबई से चेन्नई गया, जब पहली बार उसने ये सुना कि उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका है और उस केस में पुलिस को सुशील के इन्वॉल्वमेंट का शक था। उसने इमीडिएटली S अनंत नारायणन को एज ए लॉयर हायर किया, जिन्होंने उसे टेम्पररी बेल दिलवाई। उसने फिर ये क्लेम किया कि वो तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर गया हुआ था दर्शन के लिए, जहां उसने अपने सर और मूछ मुंडवाए। यहाँ तक कि उसने वहाँ का प्रसाद और प्रसाद के लिए गए टिकट को अपने विजिट के प्रूफ के तौर पर दिखाया और फिर ये कहा कि दर्शन होते ही वो अपने लॉयर के साथ बैंगलोर आ गया सरेंडर करने। पुलिस जानती थी कि वो झूठ बोल रहा था और ये सारी कहानी सुशील और उसके लॉयर की बनाई हुई थी। जुलाई 27, 1995 पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। मई 9, 1996 कोर्ट ने 5 लोगों के खिलाफ मर्डर, एविडेंस मिटाने और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस फ्रेम किए। नवंबर 7, 1996 सुशील को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, जबकि केशव को 7 साल की सजा सुनाई गई। सुशील और केशव को सजा सुनाते हुए एडिशनल सेशन के जज JP थारेजा ने अपने जजमेंट में लिखा, बाय बर्निंग द बॉडी द अक्यूज्ड इंटेंडेड दैट नैना सहानी शुड गो अनवेप्ड, अनसंग एंड अनहर्ड। दिसंबर 2003 सुशील ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट गया। फरवरी 19, 2007 हाई कोर्ट ने सुशील की डेथ सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं किया। अक्टूबर 8, 2013 सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की डेथ पेनल्टी को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। दिसंबर 21,
2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स फ्लैग करते हुए सुशील के इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर पास किया और कहा कि सुशील ऑलरेडी 20 साल जेल में बिता चुका है और अपनी सज़ा सर्व कर चुका है। और दिसंबर 22, 2018 23 साल तिहाड़ जेल में बिताने के बाद सुशील शर्मा आज़ाद हो जाता है। एक इंसान जो अपनी बीवी को गोली मार उसके टुकड़े कर उसे तंदूर में जला सकता है, क्या उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए थी? ये जस्टिस था या सिस्टम की हार? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही ट्विस्टेड ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।